नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और वो विषय है सहकार भारती। सहकार भारती एक स्वयं सेवी संगठन है और आपको बता दें कि इसके द्वारा 28 राज्यों और तथा 650 से अधिक जिलों में अपने भौगोलिक कार्य का विकास किया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सुनील गुप्ता जी, जो कि सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वो दिल्ली के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आर्बिट्रेटर भी हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्रेडिट सोसाइटी का रोल क्या है? देश में सहकारिता के जो लार्जेस्ट क्षेत्र हैं उनमें से एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्षेत्र है। लगभग देश भर में 1,10,000 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं। क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से निम्न मध्यम वर्ग के जो भी सदस्य क्रेडिट सोसाइटियों के रहते हैं उनको बहुत सरलता के साथ विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण मिल जाता है और इसके जो सदस्य हैं वो इन सोसाइटियों में अपनी बचत का निवेश भी कर सकते हैं, जिसपे बहुत अच्छा ब्याज उनको प्राप्त होता है। वहीं सर इसके साथ साथ मैं सहकार भारती के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन वर्षों पुराना है। देश में पहला सहकारिता अधिनियम 1904 में बना था, लेकिन सहकार भारती की स्थापना 1979 में हुई और सहकार भारती के जो संस्थापक थे वो आदरणीय लक्ष्मण राव इनामदार जी थे। उनका सहकारिता क्षेत्र में संस्कारित होना कार्यकर्ता का, उसके संचालकों का, इस बात पर बहुत जोर था और सहकार भारती की जो स्थापना हुई वो इसी ध्येय वाक्य से हुई कि बिना संस्कार नहीं सहकार। सहकार भारती का ये मानना है कि सहकारिता क्षेत्र को चलाने वाले निदेशक मंडल और कर्मचारी ये संस्कारित होने चाहिए, तभी हम ये आर्थिक क्षेत्र है तो इसको सुचारू रूप से चला पाएंगे और इसका जो जन सामान्य को जो लाभ मिलेगा वो तभी मिलेगा जब ये अच्छे प्रकार से, पारदर्शी, ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से सहकारिता क्षेत्र काम करे। इसी के लिए सहकार भारती पिछले 44 वर्षों से सहकारिता क्षेत्र की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि, इन तीनों विषयों को लेकर काम कर रही है। सर अभी हाल ही में एक अधिवेशन होने वाला है, ये अधिवेशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने कहा कि सहकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। देश में वर्तमान में लगभग 8.5 विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं, 8.5 लाख रजिस्टर्ड हैं और लगभग देश की 33 करोड़ जनता सहकारिता से जुड़ी है। बिल्कुल। अब इतने बड़े क्षेत्र में यदि हम काम कर रहे हैं तो सहकारिता के लगभग 50-55 प्रकार हैं। क्रेडिट है, हाउसिंग है, बैंकिंग है, महिला कोऑपरेटिव है, वीवर्स हैं, फिशरीज हैं। तो सहकार भारती ने क्षेत्रानुसार कार्य को अधिक मजबूत किया जाए और क्षेत्रानुसार उनकी समस्याएं भी अलग रहती हैं, क्षेत्रानुसार उनके प्रशिक्षण के तरीके भी अलग रहते हैं, उनके सब्जेक्ट भी अलग रहते हैं। तो विभिन्न प्रकोष्ठों की रचना सहकार भारती के अंदर की गई है। ऐसे 15 प्रकोष्ठ, इसमें क्रेडिट, बैंकिंग, हाउसिंग, फिशरीज, वीवर्स जैसे मैंने बताया, तो 15 प्रकोष्ठ हमारे काम करते हैं। इस वर्ष हमारे अक्टूबर से लेकर और अगले वर्ष फरवरी 2024 तक ऐसे 12 विभिन्न प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अधिवेशन होने हैं और क्रेडिट सोसाइटी उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सन 2014 में हमने पहला क्रेडिट सोसाइटियों का अधिवेशन गोवा में किया था। उसके बाद ये दूसरा अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें क्रेडिट क्षेत्र की सोसाइटियों की समस्याओं समाधान के लिए और उसके सबलीकरण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पे एक मंथन होगा 2 दिन में
और एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाकर वो सरकार के सामने रखा जाएगा। चलिए सर, मंथन तो 2 दिन में होगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये अधिवेशन कहाँ होगा, कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं? जी, ये क्रेडिट सोसाइटियों का राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा 2 और 3 दिसंबर 2023 को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा रोड, नई दिल्ली पे होने वाला है। और लगभग 10,000 प्रतिनिधि विभिन्न क्रेडिट सोसाइटियों के प्रदेश स्तर की फेडरेशंस के और राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशंस के उसमें शामिल होने वाले हैं। और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के माध्यम से हो, इसके लिए हमने उनको निमंत्रित किया है और लगभग उनके आने की पूरी संभावना है। सर, अभी जो आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या समस्याएं आप देख रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? जी, जैसा एक विषय ये है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम हमारे देश में सबसे पहले शुरू हुआ और 1904 में भी जो कानून बना था पहला, उसमें क्रेडिट का विषय महत्वपूर्ण था कि किसानों को जो ऋण दे सके ताकि किसानें अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद क्रेडिट का, इसकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो नजरअंदाज होती रही। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि सहकारिता राज्य का विषय है, तो हर राज्य के सहकारिता कानून अलग हैं, तो उन सबको पूरे देश में लागू करने में कठिनाइयां तो हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी समान रूप से क्रेडिट सेक्टर पर लागू होते हैं। तो उसमें से कुछ विषय हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है कि जो क्रेडिट सोसाइटियों में निवेश होता है, जो लोग सेविंग करते हैं अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में, उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, जबकि बैंकों को ये इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है। यदि किसी कारण से बैंक फेल हो जाता है तो उसमें 5 लाख रुपए तक की राशि निवेशक को वापस देने की गारंटी सरकार की ओर से है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी क्रेडिट सोसाइटियों को उपलब्ध नहीं है। जबकि क्रेडिट सोसाइटी में छोटे छोटे काम करने वाले, घर में माई का काम करने वाले या रेहड़ी पट्टी लगाने वाले, ऐसे लोगों की गाड़ी कमाई वो बड़ी मात्रा में निवेश है और वो पूंजी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो 50,000, लाख, 25,000 ऐसे रहती है। तो यदि किसी कारणवश क्रेडिट सोसाइटी यदि डूबती है या उसमें दुर्भाग्य से कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा, तो उसकी मिनिमम गारंटी नहीं है। तो हमारा यह कहना है कि ज्यादा नहीं तो मिनिमम 50,000, लाख रुपया ऐसी कुछ निवेश की गारंटी मिलनी चाहिए। तो ये चाहे राज्य स्तर का विषय हो क्रेडिट का, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, तो दोनों पे लागू होता है। ऐसे ही नकदी जमा का एक विषय है। अब जैसा मैंने कहा, छोटे छोटे व्यक्ति, मजदूर, किसान और महिलाएं इसमें जुड़ी रहती हैं, तो उनका छोटा छोटा नगद ही होता है, 40,000, 50,000, 20,000, 10,000, 15,000। तो लेकिन नकदी की एक सीमा है कि 20,000 से ज्यादा का नगद हम जमा नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान के जो बजट पास हुआ था इस साल, उसमें पैक्स के लिए और डेयरी कोऑपरेटिव के लिए 2 लाख रुपए तक का नगद जमा करना या ऋण लेना, ऐसा प्रोविजन हुआ है। तो हमारा यह कहना है कि क्रेडिट सोसाइटियों के लिए भी कुछ ऐसी नगद की सीमा 20,000 किसी समय तय की गई थी, वो समय और अब के समय में बड़ा अंतर है। तो कुछ ये राशि जो है, ये भी नगद डिपॉजिट की राशि यदि बढ़ाएंगे तो काम क्रेडिट सोसाइटियों का भी बढ़ेगा और उनको फंड जनरेट करने में सुविधा रहेगी। इसके अलावा 2-3 विषय और भी हैं जो महत्वपूर्ण है। एक, जिस तरह से बैंक में जो लोन लेने आता है कस्टमर, उसका सिविल चेक कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सोसाइटियों में सिविल स्कोर चेक नहीं होता है। तो
सिस्टम में क्रेडिट सोसाइटियों को इंक्लूड किया जाए और नेशनल पेमेंट सिस्टम जो है, गेटवे जो है, उसमें भी क्रेडिट सोसाइटियों को शामिल किया जाए, ऐसा भी हमारा कहना है। और सबसे बड़ी समस्या एक जो है वो रिकवरी की रहती है। जो सिक्योर लोन हम देते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो सरफेसी एक्ट में कवर ना होने के कारण से क्रेडिट सोसाइटियों में ऐसे बड़े और सिक्योर लोनों को भी रिकवर करने में बड़ी परेशानी होती है। तो सरफेसी एक्ट का भी लाभ क्रेडिट सोसाइटियों को मिले, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे कुछ 8-10 बिंदु हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रभावित करते हैं, वो हमने इसमें रखे हैं। चलिए सर, समस्याएं और मांगे तो हमने जान ली, लेकिन गोल्स जो गोल्स भी आपने निर्धारित किए होंगे, तो वो गोल्स क्या हैं? किसी भी बड़े आयोजन के पीछे जो भी संस्था उस काम को करती है, उसका गोल तो रहता ही है। बिल्कुल। पहला गोल तो यही रहता है कि जिस क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, गंभीर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर मंत्रालय का या सरकारी विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भी ये महत्वपूर्ण समस्याएं, इनका समाधान होना चाहिए, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, एक तो ये उसका उद्देश्य है। दूसरा है कि ऐसे आयोजन के लिए हमारी अप्रोच भी बढ़ती है। अब देश में जैसा मैंने कहा 1,10,000 क्रेडिट सोसाइटी है, तो निश्चित तौर पे जो 28 राज्यों में 650 जिलों में हमारा काम है, तो हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर पर उन क्रेडिट सोसाइटियों में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या समस्या है, तो ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क हो रहा है, उनकी क्या समस्या है, वो जानकारी हमें इससे मिलती है, तो हम अपने का आगे का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे क्षेत्र के बारे में जब ये हम चिंता कर रहे होते हैं, तो उसका संगठनात्मक लाभ हमें मिलता ही है। जहां किसी सोसाइटी से हमारा वैसे मिलना नहीं हुआ हो, लेकिन इस नाते हम जब वो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि कोई एनजीओ, कोई संस्था ऐसी देश में काम कर रही है जो हमारे तकलीफ के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास आई है, तो नेचुरली वो हमारे संगठन से भी जुड़ जाते हैं, तो हमारे संगठन का विस्तार भी होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण गोल है कि क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और वास्तव में उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आगे का रोड मैप तैयार करना, और तीसरा निश्चित तौर पे संगठन को भी उसके विस्तार का लाभ मिलता है। सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि सहकार भारती को लाने का ये जो सुझाव था वो कब सूझा? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग, और सरकार की, पिछली सरकार की बात करें, कि नजरअंदाज कर दिया जाता था, छोटे लोगों पर, आम लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो आपको ये सब कैसे सूझा? देखिए, सहकारिता जो क्षेत्र है ना जी, ये शुरू से ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ही मर्ज रहा, अलग से सहकारिता कोई मंत्रालय नहीं था। अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में सहकार भारती की ये मांग रही थी कि सहकारिता क्षेत्र को यदि और अधिक मजबूत करना है, देश की अर्थव्यवस्था में जब इतना महत्वपूर्ण योगदान है, अमूल, लिज्जित पापड़ जैसे फील्ड है, शुगर कोऑपरेटिव में पूरा एक मोनोपोली है, और किसानों की आय दुगनी करने की भी बात है, तो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो जो हर गांव में है। तो ऐसे क्षेत्र को, वो एग्रीकल्चर में था, तो क्या होता था, विषय आता जरूर था, लेकिन उसको उतनी प्रायोरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो एक बात तो ये ध्यान में थी कि भी सहकारिता क्षेत्र के बारे में अलग से विचार होना चाहिए। तो मंत्रालय तो जरूर बना है और प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि सहकार भारती की स्थापना का ही विचार क्यों आया, तो सहकारिता क्षेत्र में काफी समय तक जो निदेशक मंडल थे वो बड़े प्रामाणिकता के साथ सहकारिता के मूलभूत जो उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें इसका कुछ राजनीतिकरण भी प्रारंभ हुआ। बहुत से आपने नाम भी सुने होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति थे, और उन्होंने बखूबी सहकारिता क्षेत्र को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए और अपने वोट बैंक के तौर पे उसको उपयोग किया। तो निश्चित तौर पे कुछ उसमें बुराइयां भी आई, दखलंदाजी शुरू हुई और भ्रष्टाचार भी कुछ हुआ। तो सहकारिता एक आर्थिक सेवा का तंत्र है, ऐसा हमारा मानना है। डायरेक्टर खुद उससे कमाएगा और अपनी सुविधाएं जुटाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक भाव था, इसलिए संस्कार की जो बात कही मैंने, बिना संस्कार नहीं सहकार, तो संस्कारित करना सहकारिता क्षेत्र को,
ये एक विषय था। तीसरा, जब देश में इमरजेंसी लगी तो बड़ी मात्रा में बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और जिनके घर में कमाने वाला व्यक्ति एक था, तो उनका घर परिवार कैसे चले, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे। तो जेल में ही जो ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जो संस्थापक सहकार भारती के, उस समय उनमें विचार आया और उन्होंने उसका विचार वहीं पनप गया आपातकाल के दौरान। क्या बात और है। बाहर आते ही उन्होंने ऐसी जब व्यवस्था की तो ऐसे लोगों का जो व्यवसाय छूट गया था, गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया था बिना किसी वजह से, तो उनकी व्यवस्था हो सकी। और आज 44 वर्ष हो गए हैं और सहकार भारती की यात्रा तब से चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है, और देश की अर्थव्यवस्था में सहकार भारती सहकारिता के माध्यम से बहुत अच्छा योगदान दे रही है। बिल्कुल, ये सारी बातों से ये टैगलाइन एकदम फिट है आपकी कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। बाकी चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सहकार भारती को लेकर उसके आप भविष्य में इसका क्या रोल देखते हैं? जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से जो सहकारिता मंत्रालय कर रहा है गठन होने के बाद, और सहकार भारती ने जिन बिंदुओं को उठाया था, विशेष रूप से सहकारिता क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनकी कार्य कुशलता और क्षमता को विकसित करना है, तो उनकी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, उनके प्रशिक्षण की बात होनी चाहिए। तो देश में अभी जो नया मंत्रालय बना कोऑपरेटिव का, तो 5 विश्वविद्यालय कोऑपरेटिव के खड़े होने की जो बात है, तो उससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा, तो कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। इसी तरह जो हम ये संस्कार की बात कर रहे हैं, ये एहसास हम डायरेक्टर्स को समय समय पर उनके एम्प्लॉइज को जब बुलाते हैं कि आप इसके रक्षक हो, आप ट्रस्टी हो, जनता ने विश्वास करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने उनके विश्वास को बनाने के लिए एक ईमानदार सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में काम करना है। तो गुणवत्ता भी बढ़ाने में सहकार भारती महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसी तरह आधुनिक युग है, तो हमने कंप्यूटराइजेशन की बात की है कि आधुनिक तकनीक को सहकारिता में लाना चाहिए। तो पैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो कहा कि हम सुदृढ़ीकरण करेंगे और 3 लाख पैक्स देश में बनाएंगे और उनका कंप्यूटराइजेशन करेंगे और एक सेम सॉफ्टवेयर उनमें डालेंगे, इन सब पे काम हो रहा है। तो ये सब ऑलरेडी ऐसी चीजें सहकार भारती ने कही हैं, और जब हम ये सेक्टर वाइज जो 12 अधिवेशन करेंगे, इनसे जो निकलेगा वो जब मांगे हम केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, तो मुझे लगता है कि सहकार भारती के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाले 2-3 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में निश्चित तौर पे होगा। और सहकार भारती की जो भूमिका है एक प्रेरक की और उसको माध्यम बनाने की कि इसका शुद्धिकरण, वृद्धि और शुद्धि हो, तो वो होगी। बिल्कुल सर, और इसका इंतजार हमें भी रहेगा, और फिर से सहकार भारती जैसे जैसे आगे जाएगा और आम लोग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।